जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बीएससी एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 का दोस्तों जो है पेपर देखने वाले हैं। दोस्तों पैट बीएससी 2022 का ये पेपर है। दोस्तों ये उन सभी बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है जो 2023 में एग्ज़ाम देने वाले हैं। दोस्तों जो है पेपर इसी तरह का रहता है, बाकी क्वेश्चन जो है बदले रहते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो देखने के बाद जो आपको पता चलेगा कि बीएससी एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जाम में जो है किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों जो है क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में रहते हैं। अगर आप इंग्लिश के स्टूडेंट हैं तो आप अपना क्वेश्चन देखते चलिएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे जो है आपको हिंदी का क्वेश्चन बताता चलूँगा। तो ये पैट बीएससी 2022 का जो है एंट्रेंस एग्जाम का पेपर है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्न में से खरीफ ऋतु की फसल नहीं है। तो खरीफ ऋतु की फसल कौन सी जो है नहीं है? तो यहाँ पे दोस्तों दिया है मक्का। तो मक्का दोस्तों जो है खरीफ ऋतु की फसल है। दूसरा दिया है मटर। तो मटर दोस्तों जो है वो रबी ऋतु की फसल है। ठीक है, मटर रबी ऋतु की फसल है। बाकी धान बाजरा ये तीनों दोस्तों जो हैं, ये तीनों जो है हमारी खरीफ ऋतु की फसल है। बाकी मटर जो है रबी ऋतु की फसल है। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक रबर उत्पादक राज्य है। तो सबसे अधिक जो है रबर का उत्पादन कहाँ पे होता है? ठीक है, यहाँ पे उत्पादक पूछा है। तो दोस्तों जो है सबसे अधिक रबर उत्पादक राज्य कौन सा है? तो केरल। ठीक है, केरल में दोस्तों जो है सबसे अधिक रबर का जो है उत्पादन होता है। अब दोस्तों यहाँ पे पूछा है, स्पाइडर में पैरों की संख्या होती है। तो जो हमारी मकड़ी है उसमें दोस्तों जो है कितने पैर पाए जाते हैं? 2 जोड़े, 3 जोड़े, 4 जोड़े, 5 जोड़े। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों जो है मकड़ी दोस्तों ये आर्थ्रोपोडा का जंतु है। ठीक है, आर्थ्रोपोडा संघ का जो है जंतु है। लेकिन दोस्तों आर्थ्रोपोडा में जो है वो 3 जोड़ी जो है पैर पाए जाते हैं। ठीक है, आर्थ्रोपोडा में 3 जोड़ी पैर पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे मकड़ी में दोस्तों जो है 4 जोड़ी पैर पाए जाते हैं, यानी कितने 8 पैर जो है मकड़ी में पाए जाते हैं। अब दोस्तों ये आर्थ्रोपोडा का जंतु है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों जो है इसमें 8 जोड़ी जो है 4 जोड़ी पैर यानी कि 8 पैर पाए जाते हैं। बाकी आर्थ्रोपोडा संघ के जीवों में जो है 3 जोड़ी पैर पाए जाते हैं। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से धान में प्रयुक्त जैव उर्वरक है। तो धान में दोस्तों जो है कौन सा जैव उर्वरक जो है प्रयोग किया जाता है? शैवाल, एजोला, राइजोबियम, ए और बी दोनों। तो देखिए शैवाल और एजोला का प्रयोग जो है धान में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। शैवाल के रूप में दोस्तों जो है बीजीए हमारा जो ब्लू ग्रीन एल्गी यानी कि नील हरित शैवाल जो है उसका प्रयोग किया जाता है। एजोला का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, राइजोबियम दोस्तों जो है ये दलहनी फसलों में जो लेग्यूम क्रॉप हमारी होती हैं उनमें किया जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों जो है हमारा बोथ ए एंड बी दोनों सही हो जाएगा। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टडी ऑफ टिश्यूज यानी कि जो है ऊतक के अध्ययन को कहते हैं। तो ऊतक के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो दोस्तों जो है ऊतक के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? तो ऊतक के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, ऊतक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ऊतक के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहा जाता है। तो टैक्सोनॉमी किसे कहा जाता है दोस्तों? तो टैक्सोनॉमी जो है वर्गीकीय विज्ञान को कहा जाता है। टैक्सोनॉमी वर्गीकीय विज्ञान को कहा जाता है। और साइटोलॉजी दोस्तों जो है कोशिका के अध्ययन को कहा जाता है, यानी कोशिका विज्ञान को जो है साइटोलॉजी कहा जाता है। साइटो मतलब क्या होता है? तो साइटो मतलब होता है कोशिका। और इको मतलब क्या होता है? तो इको मतलब होता है परिस्थितिकी। और लॉजी यहाँ पे लगा है, तो परिस्थितिकी विज्ञान को जो है हम लोग इकोलॉजी के अंतर्गत जो है अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो परिस्थितिकी को जो है इकोलॉजी कहा जाता है। और टैक्सोनॉमी को वर्गीकीय विज्ञान कहा जाता है। हिस्टोलॉजी दोस्तों ऊतकों के अध्ययन को कहते हैं। और साइटोलॉजी तो कोशिका के अध्ययन यानी कोशिका विज्ञान को जो है साइटोलॉजी कहा जाता है। अब दोस्तों आपका ये क्वेश्चन जो है क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिस्टोन प्रोटीन कहाँ पे पाई जाती है? हिस्टोन प्रोटीन इज फाउंड इन। तो यहाँ पे दोस्तों जो कुछ क्वेश्चन है वो हिंदी यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया है। ठीक है, तो आप जो है इंग्लिश में भी देखा करिए। ठीक है, तो हिस्टोन प्रोटीन कहाँ पाया जाता है? तो दोस्तों जो है हिस्टोन प्रोटीन वो कहाँ पे पाया जाता है? तो हिस्टोन प्रोटीन जो है डीएनए में पाया जाता है। ठीक है, तो हिस्टोन प्रोटीन कहाँ पे पाया जाता है? तो हिस्टोन प्रोटीन डीएनए में पाया जाता है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पे हिंदी जो है मिसप्रिंट हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये इस क्वेश्चन में भी जो है हिंदी मिसप्रिंट है। तो यहाँ पे दोस्तों जो है सेल थ्योरी आज प्रपोज बाय, यानी जो है कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था? तो कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों? तो कोशिका का सिद्धांत दिया था स्लाइडेन और स्वान ने। ठीक है, कोशिका का सिद्धांत स्लाइडेन और स्वान ने दिया था। ठीक है, मेंडल दोस्तों जो है ये इन्हें अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, मेंडल को अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। और दोस्तों यहाँ पे दिया है रॉबर्ट हुक। तो रॉबर्ट हुक ने दोस्तों जो है कोशिका की खोज की थी। ठीक है, इन्होंने जो है मृत कोशिका की खोज की थी। और यहाँ पे दोस्तों दिया है डब्ल्यू बेटसन। तो डब्ल्यू बेटसन ने दोस्तों जो है सर्वप्रथम जो है अनुवांशिकी शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, अनुवांशिकी शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम किसने किया था? तो अनुवांशिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम डब्ल्यू बेटसन ने किया था। और ये क्वेश्चन जो है DDU 2022 के जो है प्रवेश परीक्षा में जो है पूछा गया था। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न में से किस में 70S राइबोसोम पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे ये भी क्वेश्चन जो है हिंदी में मिसप्रिंट है। तो प्लांट यानी कि पौधे में, एल्गी जो हमारा है शैवाल में, एनिमल जंतु में, बैक्टीरिया में। तो दोस्तों जो है 70S राइबोसोम किस में पाया जाता है, तो 70S राइबोसोम बैक्टीरिया यानी कि जो है जीवाणु में पाया जाता है। ठीक है, 70S राइबोसोम किस में पाया जाता है, बैक्टीरिया में यानी कि जो है जीवाणु में पाया जाता है। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अट्रैक्टिव जो है आकर्षक पुष्प का आकर्षक भाग है। ठीक है, अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर इज यानी कि जो पुष्प का आकर्षक भाग कौन सा है, तो वो दोस्तों है दल। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीटस बोलते हैं। अब दोस्तों ये दल जो है आकर्षक होने के कारण यही कीटों को जो है आकर्षित करता है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि पुष्प में जो है कीटों को आकर्षित कौन करता है, तो वो कौन सा हमारा दल यानी कि पेटल्स जो है ये दोस्तों जो है पुष्प का आकर्षक भाग होता है। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन उसको देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सुक्रोज यानी जो है सुक्रोज है। यहाँ पे सुक्रोज का जो है फार्मूला दिया है C6H12O6 C6H12O12। ठीक है, तो सुक्रोज जो है कौन सा दोस्तों, तो सुक्रोज हमारा है C12H22O12। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों जो है सुक्रोज का हमारा C12H22O12। ठीक है, तो यही दोस्तों हमारा सुक्रोज है। और इसे दोस्तों हम लोग जो बोलते हैं शुगर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, शुगर बोलते हैं। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है काली मिट्टी में काला रंग किसके कारण होता है। तो इन ब्लैक सॉयल कलर इज ड्यू टू यानी कि काली मिट्टी का काला रंग किसके कारण होता है। तो यहाँ पे हिंदी क्वेश्चन जो है यहाँ पे हिंदी मिसिंग है। ठीक है, पता नहीं जो कैसा पेपर बनाया गया था। तो देखिए आयरन ऑक्साइड, ह्यूमस, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कापर। तो दोस्तों जो है मिट्टी का काला रंग किसके कारण होता है, तो मिट्टी का काला रंग दोस्तों जो है वो टिटेनीफेरस एक होता है। ठीक है, टिटेनीफेरस और मैग्नेटाइट, टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण जो है मिट्टी के रंग जो है काला होता है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, इसलिए दोस्तों मृदा का रंग जो है ह्यूमस के कारण जो है काला माना जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ह्यूमस हमारा जो है ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है परपोषी की विशेषता होती है। तो परपोषी की जो है क्या विशेषता है, यानी कि परपोषी यहाँ पे जो है इनडायरेक्टली पूछा है कि परपोषी कितने प्रकार के होते हैं। परपोषी मतलब क्या होता है, जो दूसरे जीवों से अपना जो है पोषण प्राप्त करते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें परपोषी कहते हैं। तो देखिए मृतजीवी, परजीवी, साजीवी। ठीक है, ये सभी दोस्तों जो हैं यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा कि इनमें सभी। ठीक है, सभी जो हैं परपोषी के जो हैं उदाहरण हैं। मृतजीवी मतलब जो है दूसरों जीवों से, जो मरे हुए जीव होते हैं उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। परजीवी मतलब जो दूसरे जीवों पर जो है आश्रित रहते हैं, जैसे खटमल हो गया हमारा, ये सभी दोस्तों जो है दूसरे जीवों के जो है खून चूसते हैं। ठीक है, तो ये भी परजीवी है। परजीवी दोस्तों जो है जीवों को नुकसान पहुँचाता है। ठीक है, और यहाँ पे साजीवी दोस्तों जो है ये भी परजीवी यहाँ पे जो है परपोषी का उदाहरण है। लेकिन दोस्तों साजीवी जो है इसमें दोनों जो है जीवों को लाभ होता है। जैसे राइजोबियम जो है मृदा में रहता है। ठीक है, तो वो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, जिससे पौधे को जो है लाभ प्राप्त होता है। तो यहाँ पे परपोषी का जो है तीनों उदाहरण है। ठीक है, इनमें से सभी जो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है धान का पुष्पक्रम कहलाता है। तो धान के पुष्पक्रम को क्या बोलते हैं, तो देखिए धान के पुष्पक्रम को दोस्तों जो है पेनिकल बोला जाता है। ठीक है, धान का पुष्पक्रम क्या कहलाता है, तो धान का पुष्पक्रम पेनिकल कहलाता है। और कैरियोप्सिस दोस्तों जो है धान के दाने को बोला जाता है। ठीक है, यानी कि जो है धान में फल का प्रकार कैसा होता है, तो धान में फल का प्रकार कैरियोप्सिस होता है, यानी कि धान के दाने को कैरियोप्सिस बोला जाता है, जबकि धान के पुष्पक्रम को हम लोग पेनिकल बोलते हैं। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से दलहनी फसल नहीं है। ठीक है, तो कौन सा दलहनी फसल नहीं है, चना दोस्तों हमारा जो है दलहनी फसल है। ठीक है, बाजरा यहाँ पे, तो बाजरा दोस्तों जो है खाद्यान्न वाली फसलें हैं। ठीक है, अनाज वाली फसलें हैं। बाकी लोबिया भी हमारी दलहनी फसल है, बरसीम। ठीक है, तो यहाँ पे बाजरा जो है अनाज वाली फसल है, बाकी सभी दोस्तों जो है दलहनी फसल हैं। अब यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वीटेस्ट शुगर यानी सबसे मीठी शुगर कौन सी है। तो सबसे मीठा इसमें से कौन सा होता है, तो देखिए ग्लूकोज, माल्टोज, सुक्रोज, इन्वर्टेज। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों जो है इसमें जो है ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है सुक्रोज हमारा सही हो जाएगा। तो इनमें दोस्तों जो है सबसे मीठा शुगर होता है। लेकिन देखिए पहले नंबर पे दोस्तों जो है सबसे मीठा कौन सा होता है, तो सबसे मीठा होता है दोस्तों फ्रक्टोज। ठीक है, फ्रक्टोज सबसे मीठा होता है। उसके बाद दोस्तों जो है सुक्रोज आता है हमारा, फ्रक्टोज के बाद दोस्तों जो है सुक्रोज आता है। सुक्रोज के बाद दोस्तों जो है ग्लूकोज आता है। ठीक है, सुक्रोज के बाद जो है तीसरे नंबर पे ग्लूकोज आता है, और चौथे नंबर पे दोस्तों जो है हमारा माल्टोज आता है। तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन सी सही हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। बट सबसे मीठा जो होता है कौन सा होता है, तो सबसे मीठा जो है हमारा फ्रक्टोज होता है। अब दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्न में से जड़ वाली फसल नहीं है। तो जड़ वाली फसल कौन सी दोस्तों नहीं है,
तो यहाँ पे आलू दोस्तों जो है हमारा एक रूपांतरित तना है, ठीक है। तो आलू ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी मूली, गाजर, शलजम, ठीक है, ये जड़ वाली फसलें हैं। बाकी आलू दोस्तों जो है ये एक रूपांतरित तना है, ठीक है। आलू कैसा है दोस्तों? तो आलू एक रूपांतरित तना है, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, तंबाकू अनुसंधान संबंधित है, ठीक है। तो तंबाकू अनुसंधान दोस्तों जो है किससे संबंधित है? CPRI, CTRI, CIM, AP, ICR। तो देखिए तंबाकू दोस्तों जो है किससे संबंधित है? तो CTRI से। CTRI का मतलब क्या होता है? तो CTRI का मतलब होता है सेंट्रल, ठीक है, सेंट्रल तंबाकू रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, सेंट्रल तंबाकू रिसर्च इंस्टीट्यूट। और ये दोस्तों कहाँ पे स्थित है? तो ये राजमुंदरी और आंध्र प्रदेश में जो है स्थित है। मैंने जो है पिछली वीडियो में बताया था, ठीक है। तो CTRI दोस्तों जो है तंबाकू रिसर्च से संबंधित अनुसंधान से। अब दोस्तों यहाँ पे जो है ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कटिंग इज यूज फॉर प्रोपगेशन इन, यानी कटिंग द्वारा पौधे का विस्तारण होता है, यानी कि किस पौधे का जो है प्रवर्धन कटिंग द्वारा किया जाता है? तो आलू का दोस्तों और अदरक का, इन दोनों का दोस्तों जो है यहाँ पे जो है कंद के द्वारा जो किया जाता है, ठीक है, ट्यूबर के द्वारा किया जाता है। बाकी दोस्तों यहाँ पे गोभी का जो है नर्सरी तैयार किया जाता है, ठीक है, गोभी का नर्सरी तैयार किया जाता है। बचा परवल, ठीक है। तो परवल को दोस्तों जो है कटिंग के द्वारा जो है इसका प्रवर्धन किया जाता है। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में एक तना है, ठीक है, इनमें से दोस्तों कौन सा एक तना है? तो यहाँ पे आलू दिया है, नाल खाल दिया है, गाजर, और ए और बी दोनों दिया है, ठीक है। तब यहाँ पे दोस्तों जो है तना, तो आप सभी ने जो है पढ़ा होगा कि आलू रूपांतरित तना है, ठीक है। यहाँ पे कुछ बच्चे जो है ए मार्क के आए होंगे, लेकिन उनका गलत हो गया होगा, ठीक है। यहाँ पे नाल खाल दिया है, लेकिन दोस्तों ये जो है इसको आप जो है दूसरे तरीके से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है इस तरह से रहता है, लिखा रहता है, तो इसका मतलब क्या होता है? तो नाल खाल का मतलब होता है दोस्तों गांठ गोभी, ठीक है। तो गांठ गोभी जो है एक तना है, रूपांतरित तना है, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा ए और बी दोनों सही हो जाएगा। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ग्रो मोर प्लांट वाज स्टार्टेड बाय, यानी कि जो है अधिक पौध उगाना किसने शुरू किया, ठीक है। ग्रो मोर प्लांट किसने जो है शुरू किया था? तो विनोबा भावे जी ने जो है अधिक पौधे लगाने का जो है कोर्स दिया था, ठीक है, उन्होंने जो है सबसे पहले कहा था। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्रित उर्वरक है, DAP, यूरिया, MOP, पोटास। तो मिश्रित उर्वरक कौन सा दोस्तों? तो मिश्रित उर्वरक हमारा जो है यूरिया है, ठीक है, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, सामुदायिक विकास परियोजना कब शुरू हुई? तो दोस्तों जो है CDP कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम कब शुरू किया गया था? तो ये दोस्तों जो है 2 अक्टूबर 1952 में शुरू किया गया था, ठीक है। 2 अक्टूबर 1952 में जो है हमारा CDP यानी कि कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, सामुदायिक विकास परियोजना जो है 2 अक्टूबर 1952 को शुरू की गई थी। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीटी कल्चर इज रिलेटेड टू प्रोड्यूस यूज, ठीक है। तो यहाँ पे बीटी कल्चर जो है किससे संबंधित है? तो बीटी कल्चर दोस्तों जो है अंगूर से संबंधित है, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेथड ऑफ इरीगेशन इज रिलेटेड टू वाटर कंजर्वेशन, ठीक है। तो सिंचाई की वह विधि जो जल संरक्षण से संबंधित है, यानी कि सिंचाई की कौन सी विधि है जिसमें जल की जो है सबसे अधिक बचत होती है? तो यहाँ पे ड्रिप इरीगेशन दिया है, बौछार यानी कि जो है स्प्रिंकलर दिया है, ठीक है, जल संरक्षण और इनमें से सभी। तो यहाँ पे आप सभी ने पढ़ा होगा दोस्तों जो है जल की सबसे अधिक बचत किस में होती है? तो यहाँ पे दोस्तों जो है जल की सबसे अधिक बचत जो है हमारी ड्रिप इरीगेशन में होती है, ठीक है। तो जल संरक्षण जो है ड्रिप इरीगेशन के द्वारा होता है। यहाँ पे दोस्तों जो है जल पौधे के जो है जड़ों के पास बूंद बूंद के रूप में गिरता है, जिससे लगभग ना के बराबर जो है पानी जो है बर्बाद होता है, ठीक है। तो सबसे अधिक जो है जल संरक्षण से संबंधित कौन सा है? तो ड्रिप इरीगेशन है, ठीक है। हालांकि बौछारा जो है बौछार सिंचाई भी है, लेकिन यहाँ इनमें से सभी नहीं होगा क्योंकि जल संरक्षण कोई जो है सिंचाई की विधि नहीं है, ठीक है। ड्रिप इरीगेशन और बौछारी सिंचाई जो है सिंचाई की विधि है, लेकिन बौछारी सिंचाई में भी जल बहुत बर्बाद होता है, उतना जो है सिंचाई दक्षता नहीं है जल बौछारी की, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा जो है ड्रिप इरीगेशन जो है सही माना जाएगा। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीज की जीवन शक्ति ज्ञात करने वाला टेस्ट है, यानी कि जो है सीड वायबिलिटी टेस्टिंग जो है किसके द्वारा किया जाता है? तो वो दोस्तों जो हमारा टेट्राजोलियम है, ठीक है। टेट्राजोलियम जो है बीज की जीवन शक्ति ज्ञात करने का जो है एक परीक्षण है। अब दोस्तों इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको हम लोग बायोलॉजिकल टेस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। टेट्राजोलियम परीक्षण को जो है बायोलॉजिकल टेस्ट भी बोला जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा जो है सही हो जाएगा। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, NSC नेशनल सीड कॉर्पोरेशन यानी कि जो है राष्ट्रीय बीज निगम जो है कब जो है स्थापित हुआ था, ठीक है। तो NSC यानी कि जो है नेशनल सीड कॉर्पोरेशन किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो NSC दोस्तों जो है हमारा 1963 में जो है स्थापित हुआ था,
अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है एनएससी एक्ट इज ऑफ, यानी जो है एनएससी एक्ट कब बना था। ठीक है, तो यहाँ पे एनएससी एक्ट और एनएससी जो है दोस्तों जो है एक जो है किस वर्ष स्थापित किया गया था, इन दोनों क्वेश्चन में जो है अंतर है। ठीक है, एनएससी एक एक्ट है तो वो दोस्तों जो है कब बना था, तो वो दोस्तों हमारा कब बना था, तो एनएससी एक्ट दोस्तों जो है वो 1966 में जो है इसका बिल पास हुआ था। ठीक है, तो एनएससी एक्ट का जो है 1966 में जो है इसका बिल पास हुआ था, जबकि 1969 में जो है एनएससी जो है एक्ट लागू हुआ था। ठीक है, तो 1969 में एनएससी एक्ट लागू हुआ था, जबकि एनएससी एक्ट कब बना था, तो 1966 में जो है हाई कोर्ट में जो है इसे पारित किया गया था। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सेब किस प्रकार का फल है, बेरी है, पोम है, फ्लेश है और कैरियोप्सिस है। तो दोस्तों जो है सेब किस प्रकार का फल है, तो सेब एक पोम प्रकार का जो है फल है, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मशरूम है, ठीक है, बैक्टीरिया है, वायरस है, एल्गी है, फंजाई है। तो मशरूम दोस्तों क्या हमारा फंजाई यानी कि एक फफूंद है। ठीक है, मशरूम क्या है दोस्तों, तो मशरूम हमारा जो है एक फफूंद है। अब दोस्तों ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फल पकाने का हार्मोन है। ठीक है, तो फल किस हार्मोन के द्वारा पकता है, IBA, इंडोल ब्यूटारिक एसिड, ABA एब्सिसिक एसिड, GAS और C2H24। ठीक है, तो आप सभी ने पढ़ा होगा कि फल जो है एथिलीन के द्वारा पकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ बच्चे जो है कन्फ्यूज हो गए थे, क्योंकि यहाँ पे एथिलीन ना लिखकर एथिलीन का जो है फार्मूला लिख दिया था। तो C2H4 मतलब क्या होता है, तो C2H4 मतलब होता है एथिलीन, और एथिलीन ही जो है दोस्तों फलों को पकाने में जो है सहायक होता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से सोलेनेसी फसल नहीं है। ठीक है, तो कौन सा जो है फसल जो है सोलेनेसी कुल से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो जब आप ऑप्शन ए पढ़ेंगे तभी आपको पता चल जाएगा कि मक्का तो दोस्तों जो है ग्रेमनी कुल का पौधा है। मक्का किस कुल का पौधा है, मक्का ग्रेमनी कुल का पौधा है। बाकी आलू, बैगन, मिर्च, ठीक है, ये सभी दोस्तों जो है सोलेनेसी कुल का पौधा है। अब दोस्तों इन्होंने जो है ऑप्शन में आलू लगाया है। ठीक है, तो इनका ये क्वेश्चन गलत हो गया है यहाँ पे। और दोस्तों मक्का जो है ये ग्रेमनी कुल का पौधा है। ठीक है, तो सोलेनेसी फसल नहीं है, कौन सा है हमारा, मक्का नहीं है, मक्का क्योंकि जो है ग्रेमनी कुल का पौधा है। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पेनिसिलिन औषधि किससे प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों जो है पेनिसिलिन किससे प्राप्त होता है, तो यहाँ पे दोस्तों जो है इन्होंने जो है प्लांट लगाया है। ठीक है, तो पेनिसिलिन जो है पौधे से नहीं प्राप्त होता है। तो पेनिसिलिन किससे प्राप्त होता है दोस्तों, तो पेनिसिलिन जो है बैक्टीरिया से प्राप्त होता है। ठीक है, तो दोस्तों जो है यहाँ पे जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नामक व्यक्ति ने जो है पेनिसिलिन की खोज की थी, और सर जो है पहला एंटीबायोटिक जो था वो दोस्तों पेनिसिलिन था। पेनिसिलिन दोस्तों जो है स्टेफिलोकोकस नामक जो है एक बैक्टीरिया होता है, उसकी सहायता से जो है बनाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो खोजा था वो अलेक्जेंडर, ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो है खोजा था। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पे इनका ये भी क्वेश्चन जो है गलत है। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉइल इरोजन रेजिस्टिंग क्रॉप यानी मृदा कटाव रोकने वाली फसल है। तो कौन सी फसल है दोस्तों जो है मृदा कटाव रोकती है। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों जो है हालांकि सभी फसलें जो है खरपतवार जितनी होती सभी मृदा कटाव रोकने में सहायक होती हैं, लेकिन सबसे अधिक जो है मृदा कटाव कौन रोकती है, तो देखिए जिनकी जड़ें दोस्तों जो है वो ज़्यादा गहराई तक जो है मृदा में जाती हैं, वो जो है मृदा को अधिक मजबूती से पकड़े रहती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सबसे गहरी जड़ें किसकी जाती हैं, तो सबसे जो है गहरी जड़ें वो अरहर की जाती हैं। ठीक है, इन पौधों के मुकाबले। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा कि अरहर जो है मृदा कटाव रोकने वाली फसल है। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्सिमम एरिया फॉरेस्ट इज इन इंडिया। ठीक है, तो भारत में जो है सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है। ठीक है, तो भारत में कहाँ पर जो है वनों का सर्वाधिक क्षेत्रफल है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, बिहार। तो यहाँ पे दोस्तों जो है सबसे अधिक क्षेत्रफल जो है वन का वो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे जो है भारत जो है पूरे विश्व में कितने परसेंट वन होने चाहिए, तो 33% वन होने चाहिए, लेकिन हालांकि दोस्तों जो है 21% ही वन बचे हैं। बाकी जो है यहाँ पे वनों जो है हमें वृक्ष लगाने की जो है बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो यहाँ पे भारत में वनों का सर्वाधिक क्षेत्रफल जो है मध्य प्रदेश में है। ठीक है, अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सीमिट में किस फसल पर शोध कार्य होता है, गेहूँ, मक्का, सोयाबीन, ए और बी दोनों। तो सीमिट का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो देखिए सीमिट मतलब होता है, सी मतलब क्या होता है यहाँ पे दोस्तों, देखिए सॉरी यहाँ पे जो है सीमिट का मतलब क्या होता है दोस्तों, इंटरनेशनल सेंटर फॉर मेज एंड व्हीट इम्प्रूवमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा होगा कि इंटरनेशनल जो है सेंटर फॉर मेज एंड व्हीट इम्प्रूवमेंट। तो यहाँ पे मेज मतलब क्या हो गया मक्का, और व्हीट मतलब क्या हो गया गेहूँ। तो दोस्तों गेहूँ और मक्का जो है सीमिट में जो है शोध कार्य होता है। तो ऑप्शन डी हमारा ए और बी दोनों सही हो जाएगा। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है IRRI इज सिचुएटेड ऑन, यानी कि जो है IRRI कहाँ पे स्थित है।
ठीक है। यहाँ पे हिंदी जो है बहुत ज़्यादा मिसप्रिंट हुआ है, अवस्थित लिखा है, तो कहाँ पे स्थित है? तो IRRI यानी कि इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे स्थित है? तो वो दोस्तों जो है मनीला फिलीपींस में जो है हमारा स्थित है। तो IRRI दोस्तों जो है मनीला फिलीपींस में जो है स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? ठीक है, तो पहला कृषि विश्वविद्यालय जो है वो दोस्तों कहाँ पे है? तो भारत में जो है प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1960 में हुई थी। ठीक है, तो पहला कृषि विश्वविद्यालय हमारा कौन सा है? तो पहला कृषि विश्वविद्यालय दोस्तों जो हमारा GBPUT है। ठीक है, पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन सा हमारा? GBPUT है। और ये दोस्तों कहाँ पे स्थित है? तो ये दोस्तों जो है हमारा वो कहाँ पे स्थित है? तो ये दोस्तों जो है पंतनगर में स्थित है। ठीक है, पंतनगर कहाँ पे स्थित है? तो पंतनगर दोस्तों जो है उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों जो है ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, पंतनगर। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीली क्रांति संबंधित है। तो पीली क्रांति किससे संबंधित है दोस्तों? तो पीली क्रांति दोस्तों जो है वो तिलहन उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, तो तिलहन में दोस्तों जो है तिलहन का उत्पादन तेल के लिए किया जाता है। तो दोस्तों जो है पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो यहाँ पे इन्होंने दाल लगाया है। ठीक है, ये क्वेश्चन इनका गलत है। पीली क्रांति दोस्तों जो है तेल उत्पादन से संबंधित है। और दाल जो है दोस्तों ये किससे संबंधित है? ये प्रोटीन क्रांति से संबंधित है। ठीक है, प्रोटीन क्रांति के अंतर्गत जो है दलहन उत्पादन आता है। ठीक है, तो प्रोटीन क्रांति जो है दलहन जो है दाल से हमारी संबंधित है। पीली क्रांति दोस्तों जो है तेल से संबंधित है, यानी कि तिलहनी वाली फसलों से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो आपका क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिल्वर क्रांति संबंधित है। सिल्वर को हिंदी में क्या बोला जाता है? तो सिल्वर को बोला जाता है रजत, यानी कि दोस्तों जो है रजत क्रांति किससे संबंधित है? तो सिल्वर दोस्तों जो है वो अंडे से संबंधित है। ठीक है, सिल्वर क्रांति किससे संबंधित है? तो सिल्वर क्रांति जो है अंडे से संबंधित है। ठीक है, यहाँ पे मांस दिया है, तो मांस दोस्तों जो है लाल क्रांति से संबंधित है। ठीक है, रेड रेवोल्यूशन जो है वो मांस और जो है टमाटर से संबंधित है। और यहाँ पे दोस्तों जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ब्लैक क्रांति संबंधित है। ठीक है, ब्लैक रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? तो दोस्तों जो है काली क्रांति, जिसे हम लोग ब्लैक क्रांति बोलते हैं, तो ये दोस्तों जो है जेट्रोपा से संबंधित है। ये दोस्तों जो है बायोडीजल। ठीक है, यहाँ पे कभी कभी बायोडीजल लिख के दे दे तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। जो काली क्रांति है वो जेट्रोपा यानी जो है बायोडीजल से संबंधित है। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, IIBR यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च स्थित है। तो यहाँ पे दोस्तों जो है इंडियन वेजिटेबल जो है रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे स्थित है? तो वो दोस्तों जो है हमारा वाराणसी में स्थित है। और वाराणसी हमारा जो है यूपी में स्थित है। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वीन ऑफ फ्रूट यानी कि जो है फलों की रानी कौन है? लीची, एप्पल, बनाना, मैंगो। तो फलों की रानी दोस्तों जो है किसे कहते हैं? तो फलों की रानी जो है लीची को कहा जाता है। ठीक है, फलों की रानी किसे कहा जाता है? लीची को। और दोस्तों यहाँ पे जो है फलों का राजा किसे कहा जाता है? तो फलों का राजा दोस्तों जो है फलों का राजा जो है आम को कहा जाता है। ठीक है, फलों की रानी लीची को कहा जाता है और फलों का राजा आम को कहा जाता है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज नाबार्ड? ठीक है, नाबार्ड क्या है? तो नाबार्ड दोस्तों जो है एक बैंक है। ठीक है, नाबार्ड मतलब क्या होता है? नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो यहाँ पे दोस्तों इसके नाम में ही जो है बैंक आता है। तो नाबार्ड क्या है दोस्तों? तो नाबार्ड बैंक है। अब दोस्तों नाबार्ड की स्थापना जो है 12 जुलाई 1982 को जो है हुई थी। ठीक है, 12 जुलाई 1982 को जो है नाबार्ड की स्थापना हुई थी। और नाबार्ड दोस्तों जो है एक बैंक है। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि उत्पादन अर्थशास्त्र है, विज्ञान है, कला है, वास्तविक विज्ञान है, सभी। तो कृषि उत्पादन अर्थशास्त्र दोस्तों जो है विज्ञान भी है, कला भी है, वास्तविक विज्ञान भी है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा जो है सभी सही हो जाएगा। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है। तो उत्पत्ति ह्रास नियम कहाँ लागू होता है दोस्तों? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो उत्पत्ति ह्रास नियम है वो दोस्तों जो है उत्पादन के जितने भी क्षेत्र हैं, ठीक है, उत्पादन के जो है सभी क्षेत्र में जो है उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है। ठीक है, उत्पादन के जो है सभी क्षेत्रों में जो है उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है। तो यहाँ पे मछली, भवन निर्माण, खनन, ठीक है, इनमें से जो है सभी ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से दोस्तों जो है सभी जगह से जो उत्पादन हो रहा है तो उत्पत्ति ह्रास नियम जो है सभी जगह पे जो है लागू होगा। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायरस जनित बीमारी है। ठीक है, तो वायरस जनित बीमारी कौन सी है? तो यहाँ पे दोस्तों जो है वायरस जनित बीमारी कौन सी है? तो वो दोस्तों जो है खुरपका एवं मुंहपका जो है वायरस जनित बीमारी है। ठीक है, वायरस इसको दोस्तों हम लोग बोलते हैं FMD यानी कि फुट एंड माउथ डिजीज़ बोलते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे दुग्ध ज्वर दिया है, तो ये दोस्तों जो है एक उपापचयी बीमारी है। ठीक है, दुग्ध ज्वर जो है पशुओं में होने वाली उपापचयी बीमारी है। थनैला दोस्तों जो है ये जीवाणु जनित होने वाला रोग है। ठीक है, थनैला जो है जीवाणुओं के द्वारा होता है। और दोस्तों यहाँ पे जो है निमोनिया दिया है,
तो निमोनिया दोस्तों जो है बैक्टीरिया यानी कि जो है जीवाणु के द्वारा होता है, ठीक है। निमोनिया जो है जीवाणु के द्वारा होता है। तो यहाँ पे वायरस जनित बीमारी कौन सी है, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, खुरपका एवं मुंहपका जो है वायरस जनित बीमारी है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध दूध का लैक्टोमीटर रीडिंग है। तो यहाँ पे दोस्तों जो है शुद्ध दूध का जो है लैक्टोमीटर रीडिंग कितना होता है, तो वो 28 से 32 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है कंफ्यूज करने के लिए आपको पूछ सकता है कि गाय का जो है लैक्टोमीटर रीडिंग कितना होता है, तो गाय का 28 से 30 होता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और भैंस का कितना होता है, तो भैंस का दोस्तों जो है 30 से 32 होता है, ठीक है। गाय का 28 से 30 होता है और भैंस का 30 से 32 होता है। तो यहाँ पे दोस्तों जो है 28 से 32 जो है माना जाता है। तो शुद्ध दूध का लैक्टोमीटर रीडिंग जो है 28 से 32 होता है। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बकरे के मांस को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे बकरे के मांस को क्या बोला जाता है दोस्तों, तो बकरे के मांस को हम लोग क्या बोलते हैं, चीवान बोलते हैं, ठीक है। बकरे के मांस को क्या बोलते हैं, तो बकरे के मांस को चीवान बोलते हैं। मटन दोस्तों जो है किसके मांस को बोलते हैं, तो मटन जो है भेड़ के मांस को बोला जाता है। बीफ दोस्तों जो है ये गाय के मांस को बोला जाता है। चिकन दोस्तों जो है ये मुर्गी के मांस को बोला जाता है, ठीक है। चिकन किसके मांस को बोला जाता है, चिकन मुर्गी के मांस को बोला जाता है। मटन दोस्तों जो है भेड़ के मांस को बोला जाता है। बीफ दोस्तों जो है गाय के मांस को बोला जाता है। और चीवान दोस्तों जो है बकरे के मांस को बोला जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे जो है सही हो जाएगा, बकरे के मांस को चीवान कहते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्मीना किस पशु से प्राप्त होता है। तो पश्मीना दोस्तों जो है ये एक सुनहरा प्रकार का जो है बाल होता है। तो ये दोस्तों जो है काश्मीरी नस्ल की जो है बकरी है उससे प्राप्त होता है, ठीक है। तो पश्मीना दोस्तों जो है काश्मीरी नस्ल की जो है बकरी से प्राप्त होता है। यहाँ पे दोस्तों जो है एक क्वेश्चन और पूछता है इसी से रिलेटेड कि मोहेर कहाँ से प्राप्त होता है। तो मोहेर दोस्तों जो है अंगोरा नस्ल की बकरी से प्राप्त होता है, ठीक है। मोहेर अंगोरा नस्ल की बकरी से प्राप्त होता है, जबकि जो है पश्मीना काश्मीरी नस्ल की जो है बकरी उससे प्राप्त होता है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय का औसत गर्भकाल कितने दिनों का होता है, ठीक है। तो गाय का जो है औसत गर्भकाल 280 से 282 दिन होता है, ठीक है। गाय का औसत गर्भकाल 280 से 282 दिन माना जाता है। यहाँ पे 284 दिया है, ठीक है। तो इसके आसपास दोस्तों जो है ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पे 310 दिन दिया है, तो 310 दिन दोस्तों जो है भैंस का गर्भकाल होता है, ठीक है। भैंस का गर्भकाल कितने दिन का होता है, तो भैंस का गर्भकाल 310 दिन का होता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है 100 क्वेश्चन में से मैंने जो है 50 क्वेश्चन आज करा दिया, ठीक है। 50 क्वेश्चन की जो है वीडियो कल आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों जो है आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो है मेरी नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो है वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।